वालेकुम सलाम डियर इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अभी आवाज़ क्लियर है? देखें शायद मोबाइल में आपकी कम होगा, या अगर है हमारे यहाँ कम तो काइंडली अभी बताएं। अभी आवाज़ सही है तो हम क्लास को शुरू करें। वालेकुम सलाम डियर। ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियसली हमने जो है बेल पढ़ी थी, पीरियल स्पेल, प्रोटेक्टिव बेल और जो है पोस्टर स्पेल, और हमने असाइनमेंट भी दी थी। तो आई होप कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराई होंगी। चलते हैं, हम आज जो है दूसरी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आज जो है थोड़ा एक किस्म का मैप बना लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए चीज़ों को याद करने के लिए। अभी हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं और कौन सी चीज़ें रिमेनिंग है, वो देख लेंगे। अच्छा, एडवोकेट नहीं बोल रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली कोई और बता दे कि अगर ये इशू और किसी के साथ है तो बता दे। वॉइस का अगर इशू है किसी और के साथ तो काइंडली बता दें। अच्छा, इम्तियाज अली बोल रहा है क्लियर है। अच्छा, मेरे साथ एक मोबाइल पड़ी है तो उधर भी क्लियर आ रहा है। तो मेरे यहाँ जो भी इंटरनेट का इशू है वो देर इज नो काइंड ऑफ सच इशू। अगर होगा ये तो आपके यहाँ शायद होगा, क्योंकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स के यहाँ आवाज़ क्लियर है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं लेक्चर को। तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उनका थोड़ा एक मैप बना लेते हैं। अच्छा, लुकमान बोल रहा है क्लियर है, थोड़ा कट हो रहा है। अच्छा, ये मेरे साथ एक मोबाइल पड़ी है, इस वजह से ही मैंने रखी है कि मुझे पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। तो उधर एक जो है बहुत आवाज़ क्लियर आ रही है और कट वगैरह भी नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ शायद इशू होगा। वरना आप रिकॉर्ड लेक्चर्स के थ्रू देख लीजिएगा तो उधर कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इशू होता तो फिर वो रिकॉर्ड लेक्चर्स में भी इनकाउंटर हो जाता। अच्छा, हम कल कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अब क्योंकि आपके यहाँ इशू है, और कोई बता दे काइंडली पार्टिसिपेंट की उसके साथ भी ये इशू है, तो हम थोड़ा रिजॉल्व करें। कोई और पार्टिसिपेंट बता दे कि उसके यहाँ आवाज़ आ रही है, चैट बॉक्स के थ्रू बता दे काइंडली। ओके, थैंक यू सो मच कामरान। कामरान के यहाँ वॉइस क्लियर है। तो चलते हैं, हम ये कंटिन्यू करते हैं। आप वरना जो भी आवाज़ जिस पॉइंट पे क्लियर ना हो तो वो आप रिकॉर्ड लेक्चर्स के थ्रू क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, वरना सारा टाइम इधर लग जाएगा। तो हम थोड़ा एक मैप बना लेते हैं, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और जो चीज़ें रिमेनिंग है, ताकि हमें जो है वो चीज़ें देर तक याद रहें। ऐसे ना हो कि आज पढ़ें फिर जो है वो भूल जाएं, तो इस वजह से एक मैप के थ्रू पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, अगर एक ह्यूमन है, एक इंसान है, वो लीगली अरेस्टेड है, लॉफुल अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट वाले को अगर हमें बेल दिलवानी है तो हमने कौन सी रेमेडीज पढ़ी हैं? प्री अरेस्ट बेल, प्रो जो है पोस्ट अरेस्ट बेल। 497 एंड 498 सीआरपीसी के अंडर वो एप्लीकेशन हमने ड्राफ्ट करना सीखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, वही बंदा अगर इलीगली कन्फाइंड हो, आपने अक्सर सुना होगा कि वो मिसिंग पर्सन, दान अखबार में या न्यूज चैनल्स में आपने सुना होगा कि भाई ये मिसिंग पर्सन हो गया है, या ऐसा कुछ कोई आदमी इनको लेके गए हैं। तो इन सिचुएशंस में कोई अगर इलीगली कन्फाइंड है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है दो रेमिडीज हैं। 491 में हम एप्लीकेशन देते हैं, और दूसरी 100 सीआरपीसी के अंडर एप्लीकेशन देते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इससे रिलेटेड है।
इस पे बेस्ड है। और अपकमिंग जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी, उसकी प्रॉपर्टी की सीज हो जाती है, सीजर सीज मतलब कि उसको बंदिश कर देना किसी प्रॉपर्टी की, तो उसको उस प्रॉपर्टी को फिर उसको आज़ाद करवाना एक किस्म का, उसके लिए हमारे पास कौन सी रेमेडीज हैं वो देखेंगे हम, जिसको हम सुपरदारी की एप्लीकेशन भी कहते हैं। पुलिस अगर वो चालान कर देती है आपकी गाड़ी को, तो फिर उसकी सुपरदारी की एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, कैसे उस गाड़ी को आप जो है छुड़वाएंगे। ये जो हम तीन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे सुपरदारी की, 516 है, 517 और 523 सीआरपीसी, ये तीनों पढ़ेंगे। ये कौन सी सर्कमस्टेंसेज में जो है 516 ए होगी, और कौन सी में 517, और कौन सी में 500 जो है 523, सिंपल 523 वाली एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कोई बंदा सपोज करें उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, ठीक है। अब वो कहीं जा रहा है, तो पुलिस ने उसको कर दिया अरेस्ट। अब ये तो अपनी क्या करा लेगा, बेल करा लेगा। लेकिन ये जिस पे जा रहा था, कार हो गई या बाइक हो गई, सपोज करें वो कार पे जा रहा, तो कार को पुलिस क्या कर देगी, चालान कर देगी। अब जो कार चालान हो गई, तो उसको तो हम बेल नहीं करा सकते कार के लिए, तो कार के लिए जो एप्लीकेशन होगी, तो वो हम जो है, ये सुपरदारी की एप्लीकेशन होंगी, वो हम जो है ड्राफ्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे, फिर हम जो है वो कार को भी एक किस्म के आप बोल सकते हैं कि आज़ाद करवाना, तो कार को भी हम आज़ाद कराएंगे। तो वो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा। अच्छा, किसी का सवाल है लुकमान अहमद का, कि 491 एंड 100 में डिफरेंस? तो काइंडली थोड़ा वेट करें, क्योंकि अपकमिंग स्लाइड्स में हम ये पढ़ रहे हैं, आज का ही लेक्चर का हिस्सा है। तो क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, तो हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इनके स्कोप पढ़ेंगे, और इनकी एप्लीकेशन सारी इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपका आगे ये क्लियर हो जाएगा सवाल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेबियस कॉर्पस देखते हैं। हेबियस कॉर्पस क्यों देखते हैं, आप सोचते होंगे कि सर ये डायरेक्ट कहीं कोई और टॉपिक लेके गया है, पहले बात कर रहा था 491 और 100 सीआरपीसी की, और अब आ गया है हेबियस कॉर्पस पे। तो ये जो हेबियस कॉर्पस है ये इनसे रिलेटेड है, तो इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी है। 491 और जो है 100 सीआरपीसी से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो हेबियस कॉर्पस क्या है वो हम देखते हैं। हेबियस कॉर्पस की मीनिंग है टू प्रोड्यूस द बॉडी। हेबियस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, कार्पस का मतलब होता है बॉडी, बॉडी को प्रोड्यूस करना। जब भी कोई बंदा इलीगली कन्फाइंड होता है, पुलिस या कोई प्राइवेट बंदा उसको इलीगली उसको जो है अरेस्ट कर लेता है और कहीं पे रख देता है, तो फिर क्या होता है, उसके लिए हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हेबियस कार्पस की रिट पिटीशन भी आप उसको बोल सकते हैं। तो वो हम फाइल करते हैं। जो 491 और 100 सीआरपीसी में हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसका बोलेंगे हम जो है किसकी एप्लीकेशन, हेबियस कार्पस की हमने एप्लीकेशन फाइल की है। और हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे तो बोलेंगे हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन। सिंपल सी बात है। टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी, बॉडी को जो है प्रोड्यूस करना या उसको लेकर आना, कहाँ लेकर आना, इन दी कोर्ट, कोर्ट में लेकर आना। कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई इसको प्रोड्यूस करो कोर्ट में। फिर हम आगे देखेंगे कि भाई वेदर ही इज जो है अक्यूज्ड पर्सन आर कल्प्रिट आर व्हाटसो एवर, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन इट, नॉट द पुलिस। पुलिस का काम नहीं ये डिटरमाइन करना। तो किसी बंदे को अगर आप जो है रख रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई चार्ज होना, उसके ऊपर कोई एफआईआर होना लाजमी है। आप किसी बंदे को बिना एफआईआर के नहीं रख सकते। तो अगर एफआईआर होती होगी तो ठीक है, वरना कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई इसको रिलीज करो एज सुन एज पॉसिबल, जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। तो ये एबियस कार्पस का मतलब ये है कि भाई बॉडी को प्रोड्यूस करना इन दी कोर्ट। अच्छा, ये अगर कोई पुलिस वाला किसी बंदे को लेके जाता है विदाउट एनी लीगल कॉज, विदाउट लीगल रीजन, कोई उसके ऊपर एफआईआर ही नहीं है, उसको ऐसे ही लेके जाता है, तो वो वायलेशन हो जाती है किसकी, आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई कोई बंदा अगर मिसिंग पर्सन में आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई वही हमारा फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 10 जो है वो उनका फंडामेंटल राइट। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 से 28 तक है। कुछ बोलते हैं 8 से 28 तक, 8 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो रिपेग्नेंसी क्लाज है, वो किसी किस्म का राइट नहीं है। तो असली जो हमारे राइट्स शुरू होते हैं वो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक हैं। और ये आर्टिकल 10 इन फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होता है। तो इनमें से अगर कोई भी आपकी वायलेशन हो जाती है, तो वो अलग बात है कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं। बाकी अगर आर्टिकल 10 की आपकी वायलेशन हो जाती है, तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन जो है आज ड्राफ्ट करेंगे। अच्छा, आर्टिकल 10 क्या कहता है वो हमें देखना जरूरी है, क्योंकि हम आज की जो भी टॉपिक होंगे वो उनको हम डेप्थ में देखेंगे। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इलीगली,
किसी भी बंदे को आप इलीगली अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। इलीगली का मतलब क्या है कि भाई आपके पास लॉफुल चार्ज नहीं है। लॉफुल चार्ज पावर कब होगा उसके पास, जब आपके ऊपर एफआईआर होगी या आपके ऊपर कोई एलिगेशन होगा, तो उसके बिहाफ पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ये होगा कि भाई अगर आपके पास एफआईआर नहीं है आपके ऊपर, फिर भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो उसको बोलेंगे भाई इलीगली डिटेन करना। तो किसी बंदे को पुलिस या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी इदारा डिपार्टमेंट इलीगली जो है डिटेन नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? ये हमारा आर्टिकल 10 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। और अगर कोई बंदा, उसको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट और डिटेंशन, 24 आवर्स के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको जो है पेश करना होगा। तो ये अक्सर क्या होता है, 24 आवर तक हम वेट करते हैं, उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 10(2) क्या कहता है कि भाई पुलिस को 24 आवर्स के अंदर पेश करना है। तो हम वो 24 घंटे वेट करते हैं, अगर वो फिर भी पेश नहीं करते तो फिर हम जो है ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, फिर वो फाइल करते हैं, कंसर्न कोर्ट जो भी होगी वो हम आगे देखते हैं। तो ये हो गई आर्टिकल 10 की वायलेशन, अगर पुलिस इलीगली डिटेन करती है किसी बंदे को। तो ये आप ग्राउंड आप बना सकते हैं, ये हम इस वजह से चीजें पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो उधर आप ये जो है बना सकते हैं ग्राउंड कि भाई इट इज सोल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच में जो है सेज डेट फिलहाल फिलहाल वो बात कहता है कि भाई किसी बंदे को इलीगली डिटेन ना किया जाए, और पुलिस वालों ने इलीगली डिटेन किया है जो है हमारे जो है जो भी एप्लीकेंट है या जो कुछ है जो भी, ठीक है, तो वो हम सारा कुछ उधर लिखेंगे। तो ये आप उधर ग्राउंड बना सकते हैं, इस वजह से हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई बंदा इलीगली डिटेन हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास रेमेडीज क्या है? तो वो हम रेमेडीज जो है वो है 491 सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन है, 100 सीआरपीसी के अंदर है। और तीसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, सीओपी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सीआरपीसी के सेक्शन है। ये तीन रेमेडी है हमारे पास। वो हम देखते हैं इनकी स्कोप कितनी है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मजिस्ट्रेट के सामने हम जा सकते हैं और अपने बंदे को आजाद करवा सकते हैं जो भी इलीगली डिटेंड है। वो क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो होगी अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी के अंदर, आप वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे और मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे। अच्छा, इसमें एक जो है मजिस्ट्रेट की जो स्कोप हम आगे देखेंगे, हम सिर्फ अभी एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट जो क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है कि भाई इस बंदे को लेकर आओ, सर्च वारंट इशू करेगा कि भाई इसको ढूंढ के लेकर आओ। एक होता है अरेस्ट वारंट, भाई इस बंदे को अरेस्ट करके लेकर आओ। तो इधर अरेस्ट वारंट नहीं होगा, इधर सर्च वारंट है, इसको सर्च करके इसको ढूंढ के इसको इधर लेकर आओ कोर्ट में। तो सर्च वारंट है ये, वो मजिस्ट्रेट इशू करेगा अगर उसको हम ये रीजन दें कि भाई ये पर्सन जो एक इलीगली कन्फाइंड है, हम ये मजिस्ट्रेट को जो है प्रूव करके दिखाएं कि भाई हमारा जो भी पर्सन है वो इलीगली कन्फाइंड है, तो वो क्या करेगा, वो सर्च वारंट जो है इशू करेगा पुलिस को कि भाई इसको जो है ढूंढ के लेकर आओ। अगर वो बंदा मिल जाता है तो उसको जो है प्रोड्यूस करो बिफोर द मजिस्ट्रेट इमीडिएटली, उसको जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो अगर वो बंदा आपको मिल जाता है। सिंपल सी बात होती है, इसमें इतनी झंझट नहीं होती। आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देते हैं और अपने जो भी ग्राउंड्स हैं वो मेंशन करते हैं, फिर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो ग्राउंड इशू करता है, और सॉरी सर्च वारंट इशू करता है, फिर आपका बंदा आपके सामने। इसमें मसला क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, पुलिस को ऑर्डर करता है, इशू सर्च वारंट जो है इशू करता है। तो इसमें मसला ये होता है, जो अक्सर हमारी जो पर्सन्स होते हैं वो पुलिस वाले इलीगली कन्फाइन करते हैं, तो इधर हमारा मसला आमतौर पे हल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, 491 के अंडर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास रेमेडी है। फिर हाई कोर्ट क्या करेगी, भाई इस पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर आओ और उसको आज़ाद करो जो इलीगली कन्फाइंड है, चाहे वो पब्लिक कस्टडी में हो या प्राइवेट कस्टडी में। पब्लिक कस्टडी मतलब कि पुलिस के अंडर हो या कोई पब्लिक डिपार्टमेंट हो गई जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट। और जो प्राइवेट कस्टडी, कोई प्राइवेट बंदा है, जैसे वडेरे हो जाते हैं गाँव में, क्या करते हैं वडेरे किसी बंदे को इलीगली कन्फाइन कर देते हैं, या कोई जो है, आप समझ सकते हैं कि शहरों में जो होते हैं वो गुंडे जिनको आप बोल सकते हैं, वो उसको अगर वो किसी बंदे को रख देते हैं तो वो प्राइवेट कस्टडी में आ जाते हैं। अच्छा, लुकमान का सवाल है, मजिस्ट्रेट रेड करवा सकता है अंडर 100 सीआरपीसी? नहीं, मजिस्ट्रेट वो रेड नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट सिर्फ आर्डर निकालेगा सर्च वारंट का। इस वजह से अब जब हम आगे इसको पढ़ेंगे जो एप्लीकेशंस का, तो उधर हम ये देखेंगे कि भाई ये मजिस्ट्रेट का स्कोप क्या है, मजिस्ट्रेट नहीं करवा सकता। बाकी ये जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं वो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करते हैं, फिर वो मजिस्ट्रेट रेड कर सकता है। तो इस वजह से हम 100 सीआरपीसी की रेमेडी अक्सर जो है अवेल नहीं करते, क्योंकि उसमें इतना स्कोप उसका नहीं है, क्योंकि वो
रेड नहीं कर सकता या ऐसा कुछ, तो इस वजह से हम जो भी, अगर हमारा इलीगली जो है रिटर्न हो जाता है तो फिर हम जाते हैं 491 CRPC में। हम ये आगे देखते हैं, ये जो आप पूछ रहे थे। अच्छा, हाईकोर्ट की ये एप्लीकेशन है वो आप फाइल करते हैं अंडर 491 CRPC, 491 CRPC के अंडर। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट भी रेड करवा सकती है, इम्तियाज अली ने पूछा है, जी बिल्कुल वो करवा सकती है, वो हम देख रहे हैं। सेशन या एडिशनल सेशन कोर्ट में भी आप जा सकते हैं अंडर 491 सबसेक्शन 1A CRPC। ये एक जो अमेंडमेंट है, सिंध की अमेंडमेंट है। उसमें हाई कोर्ट ने क्या किया है, ये सारे पावर्स दे दिए हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को। अब ये हाई कोर्ट ने डेलीगेट किए हुए हैं। अब क्यों किए हुए हैं, इसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट इज ऑलरेडी ओवर बर्डन विद दी एप्लीकेशंस। वो पहले से ही एप्लीकेशंस, अपील्स, सारे कुछ उसमें जो है मसरूफ है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये भी एप्लीकेशन सुने। तो इस वजह से उनको, उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने खुद ही डेलीगेट कर दिए ये, इसको सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को। तो अब हम क्या कहाँ जाएंगे, 491 की एप्लीकेशन लेकर सेशन या एडिशनल सेशन जज के यहाँ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद हमारी जो चौथी रेमेडी, हाई कोर्ट के सामने आप जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 199, और सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3। अब ये जो है हायर कोर्ट्स हो जाती हैं। इधर आप रिट पिटिशंस जो है कर सकते हैं ड्राफ्ट, अगर आप वो ड्राफ्ट करना आती है, क्योंकि ये हमारे मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है तो इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे। हमारा मॉड्यूल से 3, क्रिमिनल, सिविल और फैमिली। तो इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होंगी वो हम सारी कवर करेंगे। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम इसको नहीं देखते। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता हो कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी, और जो सेक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं, CRPC के सेक्शंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं। अभी हम रेमेडीज का, इस जो हमने चीजें 3 4 5 रेमेडीज पढ़ी, इनका स्कोप भी देख लेते हैं, इसका कितनी जो है इनकी वाइडर स्कोप है या नैरो स्कोप है, वो सारा कुछ देख लेते हैं। अच्छा, लुकमान अहमद का सवाल है, यानी अगर पुलिस डिटेन करे तो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 100 के तहत कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी मजिस्ट्रेट है, वो भी जज है, उसके पास पावर्स कम है। वो क्या कर सकता है, एटलीस्ट वो वारंट इशू करेगा, सर्च वारंट, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो हम स्कोप में वो देख रहे हैं, वो हम आपको जवाब कर जो है क्लियर करते हैं। तो ये जो बंदा है मजिस्ट्रेट, उसको पावर्स बहुत ही कम है। वो चुप करके नहीं बैठेगा। वो सिर्फ इतना कर सकता है, आपके लिए सर्च वारंट इशू कर सकता है। बाकी उसके पास पावर्स नहीं है। तो मजिस्ट्रेट अंडर 100 CRPC आप जब एप्लीकेशन देंगे तो फिर वो लिमिटेड है टू द पर्सन जो रॉन्गफुली कन्फाइंड है, उससे रिलेटेड है। बाकी वो किसी बंदे को या ऐसा कुछ पावर्स के पास नहीं है। और सिर्फ वो इतना कर सकता है, आपके लिए जो सर्च वारंट है वो इशू कर सकता है। और उसके पास और किसी किस्म का जुडिशियल पावर नहीं है। ये सिर्फ इतना काम कर सकता है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको इन्फोर्समेंट उसकी करवा सकता है, कि भाई पुलिस वालों को बोल सकता है कि भाई इसको सर्च करके लेकर आओ। बाकी और काम नहीं, ये नहीं कर सकता। यही मजिस्ट्रेट, जब हम सेशन जज के सामने जाएंगे फिर सेशन जज इसको ऑर्डर करेगा, फिर ये इनके पास पावर आ जाती है। अब वो जो सेशन जज इसको जो ऑर्डर करेगा, तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि वो सेशन जज के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो जब मजिस्ट्रेट सेशन जज का ऑर्डर मान रहा है तो वो ऐसा समझा जाता है कि वो सेशन जज है। तो इस हिसाब से तो उसको पावर्स फिर ज्यादा आ जाती है। सपोज करें, अगर आप कोई काम करते हैं इंडिपेंडेंट और आपका काम वो गलत हो जाता है, तो फिर वो आपकी सारी जिम्मे अकाउंटेबल होंगे, सारे के सारे आप। लेकिन अगर आपके वालिद साहब आपको बोलते हैं कि भाई ये जाओ काम करके आओ, फिर आपसे कोई गलती हो जाती है उस काम में, मतलब काम आप सही करते हैं लेकिन उस काम का नतीजा खराब निकलता है, तो फिर आप इतने अकाउंटेबल नहीं होते, क्योंकि आपके वालिद साहब ने आपको कहा था कि ये काम करके आओ। और वो जो आप अथॉरिटी यूज कर रहे थे वो अपनी यूज नहीं कर रहे थे, ये तो आपके फादर की, वो पेरेंट्स की यूज कर रहे थे। तो इस हिसाब से ये जो मजिस्ट्रेट है, ये नॉर्मली इसको पावर्स नहीं होते, लेकिन जब सेशन जज उसको ऑर्डर करता है, डीजे आप उसको बोल सकते हैं, तो उसके पास फिर पावर्स आ जाती हैं। वो हम अभी देख रहे हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास क्या है, वाइडर स्कोप है। वो जो है रेड के भी करवा सकते हैं, और कोई भी अगर आप जो प्रेयर मांग रहे हैं तो वो भी आपकी हो सकती है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी है, वो सुप्रीम इन नेचर है। उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है। वो अलग बात है कि अभी 26 अमेंडमेंट आ गई है, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंडिपेंडेंट के, अब इंडिपेंडेंस उसकी खत्म हो गई है। बहरहाल अभी हम जो है आर्टिकल 199 और 184 सबसे सब आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं, तो वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है तो इस वजह से उसको सुप्रीम इन नेचर समझा जाता है। वो 491 से भी ज्यादा स्कोप रखती है।
तो आई होप कि आप ये स्कोप समझ गए होंगे। अच्छा, लुकमान का सवाल है कि वो भी पुलिस को कहेगा ना सर, पुलिस तो सर्च वारंट कैसे फिर प्रोड्यूस करेगा। नहीं, वो पुलिस को सर्च वारंट देगा, इशू करेगा। फिर जो है पुलिस क्या करेगी, उस बंदे को सर्च करके फिर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने लाएगी। फिर आपका बंदा रिलीज हो जाएगा उधर से। तो इतना मजिस्ट्रेट के पास पावर है। बाकी जो मजिस्ट्रेट खुद अगर रेड मारना चाहेगा तो उसके लिए अपन 491 की जो एप्लीकेशन है सेशन जज के सामने, वो हम फाइल करेंगे। उधर फिर मजिस्ट्रेट, जो सेशन जज होता है वो मजिस्ट्रेट जो भी होता है उसको ऑर्डर करता है। कंसर्न मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर करता है, फिर वो रेड मार के आपके बंदे को लेकर आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने क्लाइंट को जो भी आपका है उसको अगर आप सेट एक लिबर्टी करवाना चाहते हैं, आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए सही है। हमारे पास भी जब केसेस आते हैं तो हम यही अवेल करते हैं, हम आपको भी यही सजेस्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, वो जो अच्छी रेमेडी है उसकी हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं कि भाई वो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, जो अमूमन इधर हमारे यहाँ अवेल की जाती है। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, लेकिन मेरी जितनी प्रैक्टिस है, हम या हमारे कोई जो भी कलीग हो या सीनियर एसोसिएट हो, वो कभी भी उसने वो रेमेडी अवेल नहीं की 100 CRPC की। हमने जब भी हमारे पास मसला आया है तो हमने ये रेमेडी अवेल की। तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो एक कस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, आप भी उसको ही फॉलो करें तो सही रहेगा। हाँ, वो बेलिफ बना के बेच सकता है, जो भी है किसी बंदे को, रीडर को भी बेच सकता है। वो आप जो भी कोर्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि पावर में सेशन जज का है तो वो किसी को भी डेलीगेट कर सकता है, जो भी एक किस्म का पढ़ा लिखा हो। अब क्योंकि रीडर जो होता है वो एक पढ़ा लिखा समझा जाता है, 16 ग्रेड का होता है या 17 ग्रेड का 12। तो वो क्या होते हैं, उनको तो सारी मालूमात होती है, तो उनको भी कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट्स भी रीडर को बना देते हैं, तो वो भी करते हैं। तो कभी कभी हमारे रिकवरी नहीं होती तो फिर उसको जो ही कर देता है कि, या बेलिफ को भी बना दे सकता है। तो जो भी कोर्ट में है मुलाजिम तो उनको भी कर सकता है। बाकी ये जो 491 में है, ये मजिस्ट्रेट को होता है नॉर्मली। और जो आप कह रहे हैं कि सेशन जज बेलिफ को रीडर को करता है, तो हो सकता है कि रीडर को भी आर्डर करे। लेकिन क्योंकि पुलिस जो होती है वो मजिस्ट्रेट की बात सुनेगी ज्यादा। लेकिन जो रीडर है, रीडर की क्या है कि आप समझ सकते हैं कि अगर एक मजिस्ट्रेट जाता है थाने पे और रीडर जाता है तो दोनों में दिन रात का फर्क है। तो मेरे हिसाब से मजिस्ट्रेट नॉर्मली, आपने देखा होगा, मैंने भी जितनी चीजें देखी एक्सपीरियंस की हैं, तो इन केसेस में मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया जाता है कि भाई फिलहाल थाने पे रेड मारो। बहरहाल हम इसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना सीखते हैं। रिकवरी एजेंट का ये हम जब सिविल में आएंगे तो हमारे जो रिकवरी का सूट होगा तो उधर इंशाल्लाह देख लेंगे। आप अभी आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ कि जब क्या होता है, सपोज करें मैंने आपको पैसे दे दिए, आप वापस नहीं कर रहे पैसे, तो वो प्रूव हो गया कि भाई मैंने आपको पैसे दिए थे। सिविल में क्या होता है, सिविल में ऐसे नहीं होता कि भाई पुलिस आपको बांध ले जब जजमेंट आ जाती है। तो क्रिमिनल में क्या होता है, भाई पुलिस आपको जेल में रख लेती लेगी, ऐसा कुछ है। सिविल में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या होगा, 1 महीने तक मैं इंतजार करूंगा। अगर आपने जजमेंट के तहत मुझे पैसे दिए तो ठीक है, वरना मैं एग्जीक्यूशन फाइल करूंगा ऑर्डर 21 ऑफ CPC के तहत। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो हम ड्राफ्ट करेंगे, फिर वो आपको बुलाएगी कोर्ट, आपसे पूछेगी भाई आपने क्यों नहीं दिया। अगर आप कोर्ट नहीं आए तो फिर वो क्या करेगी, जो बेलिफ है वगैरह उसको बोलेगी कि भाई इसको, इस बंदे को इससे पैसे लेकर दो, एज रिकवरी एजेंट के तौर पर। तो ये एग्जीक्यूशन में अक्सर जो है सिविल में होती है। तो ये हम जब सिविल में आएंगे तो इंशाल्लाह डेथ में इसको देखेंगे। अच्छा, आप केस स्टडी के थ्रू देखते हैं कि हम ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो ग्राउंड कैसे बनाएंगे। अच्छा, October 25 2023, नाथ नासमाबाद पुलिस जो थी उसने जो है वहीद के घर पर छापा मारा और जो उसको अरेस्ट कर कर लेके गई बिना किसी केस और FIR के। जो इसके ऊपर है ही नहीं, कोई FIR ही नहीं है, केस ही नहीं है उसके ऊपर, उसको ऐसे ही वो लेके गए। तो वहीद पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस स्टेशन नाथ नासमाबाद कराची। या पुलिस स्टेशन उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही 24 आवर्स के बाद भी, और ना इसका फिजिकल रिमांड मांगने के लिए कोर्ट में आई है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ही इज कन्फाइंड इलीगली, क्योंकि उन्होंने 24 आवर, क्योंकि आर्टिकल 10 हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा कि भाई आर्टिकल 10 के अंदर उसको 24 आवर के अंदर पेश करना है, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया, तो अब ये इलीगली कन्फाइनमेंट के जिम्मे में आता है। लिहाजा अब वहीद तो जेल में, तो उसका बेटा हमारे पास आया है, नेम उसका नाम है अहमद, और वो ये 491 वाली एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है। तो आज का जो हमारा क्लाइंट है वो है अहमद, जो वहीद का बेटा है, और वहीद वो जेल में है, इलीगली कन्फाइंड है, इलीगली डिटेंड है। तो चलते हैं हम वहीद को ये रिलीज करवाते हैं, और अहमद जो हमारा क्लाइंट है उसको ये सेटिस्फाइड सर्टिफिकेशन देते हैं या जो कुछ सारा कुछ है। तो चलते हैं हम वो ड्राफ्ट करना सीख।
अब क्योंकि कोर्ट हमारी जो होगी वो सेशन जज की होगी, तो हम टाइटल भी वही देंगे, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज कराची, और क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर जो भी अलॉट करेगी कोर्ट ऑफ 2023। अब ये क्रिमिनल मिसलिनियस क्यों है कि भाई इस एप्लीकेशन के बाद ये एप्लीकेशन इधर ही बंद हो जाएगी, अब केस नहीं चलेगा आगे, उसके लिए हमें अलग से एफआईआर करनी होगी अगर हम करना चाहें। लेकिन ये एप्लीकेशन इधर ही बंद हो जाएगी, जैसे 22 की एप्लीकेशन होती थी वो 1 2 3 तीनों, उधर भी हम क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन लिखते थे, क्योंकि उसके बाद वो एप्लीकेशन उधर ही बंद हो जाती थी, तो इस वजह से हम मिसलिनियस लिखते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेंट किसको बनाएंगे, वहीद के बेटे को जो हमारे पास आया है, वो उसको हम एमंत को जो एप्लीकेंट बनाएंगे, उसकी सारी डिटेल्स लिखेंगे, और उसको एप्लीकेंट वाला जो है टाइटल देंगे इधर। वर्सेस अब हम पार्टी किसको बनाएंगे, एक तो हम स्टेशन एसएचओ को बनाएंगे जो लेके गया है उसको बिना किसी एफआईआर के, दूसरा हम स्टेट को बनाएंगे क्योंकि वो क्रिमिनल केस है, उसको रिस्पोंडेंट बनाएंगे। और फिर हम इलीगली डिटेन्ड वाला, जैसे प्रोपोज अक्यूज देते थे 22A1 में, और 22A2 में अक्यूज, और 22A3 में भी अक्यूज, तो इधर हम देखेंगे क्या देंगे, इलीगली डिटेन्ड, और इलीगली डिटेन्ड जो भी होगा, इधर एक बंदा है तो एक की डिटेल देंगे, अगर दो बंदे हैं तो दोनों की डिटेल्स, अगर दो से ज्यादा जितने भी बंदे होंगे उन सारों की आप डिटेल्स लिखेंगे, फिर सीरियल नंबर भी देंगे अगर एक से ज्यादा है, 1 2 3 सो 1। अब हमारा वही जो है वो इलीगली डिटेन्ड है, उसकी डिटेल्स, उसके फादर का नाम, उसका रिलीजन, उसकी एज, वो सारा कुछ, और कास्ट और घर का एड्रेस। अब एप्लीकेशन का टाइटल होगा, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी इसका टाइटल होगा, और कोर्ट से हम जो है रिलीफ मांगेंगे कि भाई इसको जो है रिस्पांडेंट नंबर 1 को डायरेक्ट करे, रिस्पांडेंट नंबर 1 कौन है, जो एसएचओ है उसको डायरेक्ट करे कि भाई जो हमारा डिटेन्यू है उसको जो प्रोड्यूस करे ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। हम लिखेंगे कि भाई डायरेक्ट करे कंसर्न मजिस्ट्रेट को कि भाई पुलिस स्टेशन पे क्या करे, रेड मारे, और जो यहाँ जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 को जो है क्या करे, डायरेक्ट दे कि भाई उस जो डिटेन को बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट पे जो है प्रोड्यूस करे। दो बातें, यहाँ तो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करे कि भाई थाने पे जो है छापा मारे, और यहाँ रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 को जो है डायरेक्ट करे कि भाई उस बंदे को ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करो। अब कौन से फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स के बेसिस पे वो हम आगे हम अपनी वकालत इधर दिखाएंगे, फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स पे, तो हम वो देखते हैं कि वो कैसे हम ग्राउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट वाला ग्राउंड तो सेम है कि भाई एप्लीकेंट क्या है, लॉ अबाइडिंग पीस लविंग एंड रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ इस्लाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि वो बहुत ही शरीफ इंसान है, पीस लविंग है। अभी हम क्यों लिखते हैं कि हमने बहुत मर्तबा आपको बताया है कि भाई इस वजह से लिखते हैं कि भाई एक डॉक्ट्राइन है, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, जो भी कानून के दरवाजा खटखटाना चाहता है तो उसके अपने हाथ धुले हुए हों। तो इस वजह से हम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि भाई हमारा क्लाइंट जो है शरीफ है, तो इस वजह से वो इंटाइटल्ड है टू द जस्टिस एंड टू द फेयरनेस, इस वजह से वो इंसाफ के लायक है क्योंकि वो खुद शरीफ आदमी है। उसके बाद हम अपने केस से रिलेटेड ग्राउंड्स बनाते हैं, जो एप्लीकेंट क्या है, इस डिटेन्यू का जो है रियल सन है, इस वजह से ये इंटाइटल्ड है ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये टू वाला इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि जो भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करना लाजमी है, कि अगर आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपका क्या मसला है, आपका क्या फायदा है इस चीज में। तो जज आपसे पूछेगा कि भाई आपसे आपका क्या इंटरेस्ट है, नॉर्मली नहीं पूछेगा, अब इधर नहीं पूछेगा कि उधर, वो देख लेगा कि भाई ये इसका बेटा है। लेकिन अगर जज को लगेगा कि भाई इसका कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर आपसे जज पूछेगा, और उसको हम लीगल टर्म में बोलते हैं क्यों बोनो, कि भाई हु बेनिफिट्स, तुम्हारा क्या फायदा है कि तुम आए हो एप्लीकेशन फाइल करने। तो ये डॉक्ट्राइन के तहत आपसे ये सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से हमने पहले ही कोर्ट को बता दिया है कि भाई ये इसका रियल बेटा है, रियल सन है, लिहाजा ये एंटाइटल्ड है ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। उसके बाद हम अपनी स्टोरी बताएंगे कि भाई इस तारीख पे, अब जो भी टाइम होगा वो 24 आवर फॉर्मेट में होगा, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। और एप्लीकेंट और उसके डिटेन्यू जो है वो अपने घर पर थे, वो नॉर्थ नासमाबाद पुलिस ने उधर घर पे छापा मारा, और अपने अब्बू नेम डिटेन्यू जो लिखा हुआ है उसको जो है लेके गए पुलिस थाने पे, विदाउट कोई रीजन बताने के बावजूद उसको लेके गए और उसको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, कोई रीजन ही नहीं बताया सचेज की भाई उसके ऊपर एफआईआर है या उसके ऊपर केस चल रहा है, ऐसा कुछ, ऐसे ही उसको लेके चले गए। उसके बाद जब एप्लीकेंट अप्रोच की पुलिस स्टेशन आसमाबाद को, तो पुलिस अथॉरिटी से पूछा कि भाई मुझे मिलने दिया जाए डिटेन्यू से, ना ही उन्होंने मिलने दिया, ना ही उन्होंने जो कोई रीजन बताया कि भाई क्या वजह है इसको डिटेन करने के लिए। तो सिंपली अगर वो हमें रीजन नहीं बता रहे तो वो इलीगल डिटेंशन, इलीगल कन्फाइनमेंट के डेफिनेशन में आती है। और डिटेन्यू को इलीगली डिफाइन जो है डिटेन किया गया है पुलिस स्टेशन नॉर्थ नासमाबाद कराची के थाने पे, बिना किसी एफआईआर पे।
तो ये चीज क्या है, इट इज बेड इन द आइज ऑफ लॉ एंड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ डिटेन्यू। तो इधर बात आ गई फंडामेंटल राइट्स की, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि भाई इट इज द फंडामेंटल, इट इज द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ डिटेन्यू एंड इट इज द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी भी वायोलेशन है आर्टिकल 10 की। तो वो भी आप ग्राउंड ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और पुलिस ने जो अथॉरिटी है वो एक्सीड की है, उसके पास इतना पावर ही नहीं है, किसी बंदे को बिना एफआईआर के वो अरेस्ट नहीं कर सकती, तो इसने क्या कर दिया, अपनी अथॉरिटी का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। और जो लाइफ एंड लिबर्टी है डिटेन्यू की, वो पुलिस के रहमो करम पर है। अगर ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई तो हमें खदशा है कि उसको जो है किसी झूठे क्रिमिनल केस में फंसा दिया जाए और उसको जो है पुलिस इनकाउंटर में मार ना दिया जाए। अभी हम ये ग्राउंड इस वजह से बनाते हैं ताकि कोर्ट हमसे परसिड हो सके और हमारे जो भी है क्लाइंट उसको जो है रिलीज करने का ऑर्डर दे, कि भाई अगर ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई तो हमारा क्लाइंट उसको जो है झूठे केस में जो है डाल दिया जाएगा और हो सकता है कि उसको फेक पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाए। उसके बाद जो भी ग्राउंड्स होंगे वो हम इस एप्लीकेशन सुनने के टाइम पे विद द काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट जो आर्ग्यू करेंगे। और जो भी आपका एडवोकेट होगा वो इधर अपनी सिग्नेचर करेगा। इंशाल्लाह जब आप वकील बनेंगे तो इधर आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। और जो भी तारीख होगी और जहाँ का कोर्ट होगा, कराची का, हैदराबाद का, जो पेशावर का, जो उसके बाद एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट मैं रिपीट, मैं समझता हूँ कि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर एप्लीकेशन के साथ हम ये ड्राफ्ट करते हैं, तो ये इसमें कोई नई चीज भी नहीं है कि या कोई ग्राउंड वगैरह तो हम उसको डिस्कस करें। तो ये हो गया एफिडेविट। अच्छा, ये हो गई पब्लिक कस्टडी की। प्राइवेट कस्टडी की भी हम देख लेते हैं। उनकी भी तकरीबन सेम होती है, अगर कोई डिफरेंट चीज होगी तो हम उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, वरना उसको हम बाईपास करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। अब पब्लिक कस्टडी वाली हमने देख लिया, प्राइवेट वाली देखते हैं। सिंपल इसमें जो एक चीज है कि भाई टाइटल सेम है। एप्लीकेंट इधर जो दूसरे बंदा है उसका नाम है जो भी है, ये भी तकरीबन सेम है। उसके बाद रिस्पोंडेंट में एक तो ऐसे जो हमने बनाया हुआ है, दूसरा स्टेट बनाया हुआ है क्योंकि क्रिमिनल केस है, तीसरा हमने कोई प्राइवेट बंदा बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये प्राइवेट कस्टडी वाली एप्लीकेशन है तो कोई प्राइवेट मैन है जिसने हमारे क्लाइंट को इलीगली डिटेन किया हुआ। तो इस एप्लीकेशन में सिंपल सी एक एडिशन होगी, आप कोई भी प्राइवेट बंदा जिसने आपके क्लाइंट को जो डिटेन किया हुआ है वो उसका नाम ऐड होगा। अच्छा, लुकमान का सवाल एफिडेविट, तो एफिडेविट ब्रांच से होगा ना सर। ये जो एफिडेविट है, एक आपको जो नॉर्मल एप्लीकेशन के साथ आप बनाते हैं, कोई भी आप अगर आपका जो भी क्या होते हैं उसको क्लाइंट होता है उसके बिहाफ पे आप बनाते हैं, ताकि आप आज़ाद हो सकें इस चीज़ से कि भाई अगर कोई भी चीज़ गलत निकली तो ये जिम्मेदार होगा। तो ये एक एफिडेविट आप बनाते हैं। उसके बाद जब आप एफिडेविट ब्रांच से कंफर्म कराएंगे तो फिर वो भी आपको एक जो है प्रिंट करके देंगे। उसकी प्राइस होती है 50 रुपीज़। हमारे यहाँ तो इतनी होती है, 50 रुपये फीस होती है। फिर वो आपके जो भी क्लाइंट उसकी थंब इम्प्रेशन लेते हैं और उसके साथ साथ फोटो भी लेते हैं। तो उस एफिडेविट वो जो होती है वो हमारे एफिडेविट को सपोर्ट करती है। और उसमें लिखा होता है भाई दिस एप्लीकेशन द पेज इज इन द सपोर्ट ऑफ द एफिडेविट। तो फिर उधर आपके क्लाइंट की पिक्चर होती है, थंब इम्प्रेशन होती है, वो सारा कुछ होता है। नहीं, वो सपोर्टिंग एफिडेविट मतलब ये होता है कि जो आपका एफिडेविट है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो है उसको एक किस्म का एक्सप्लेन कर रहा है ज्यादा कि भाई वेदर आपका जो क्लाइंट है वही है या कोई और बंदा है। तो उस हिसाब से इसको सपोर्टिंग एफिडेविट बोलते हैं कि भाई आपके एफिडेविट को ये सपोर्ट कर रहा है कि यही बंदा है जो आप लेकर आए हो। सिंपल सी इसकी इसका ये मतलब है। अच्छा, इसमें एक एडिशन सिंपल सी यही है कि भाई कोई प्राइवेट बंदा होता है बस वो नॉर्मल ये, बाकी तो तकरीबन इसमें सेम है। उसमें पुलिस वाला होता है, प्राइवेट मैन नहीं होता कोई भी। इधर प्राइवेट मैन और पुलिस को भी इस वजह से बनाते हैं क्योंकि पुलिस के पास हम अगर जाते हैं कि भाई फिलाने बंदे ने हमारे जो पर्सन को रखा हुआ है, पुलिस अगर हमारी बात नहीं सुन रही तो हम पुलिस को भी पार्टी बना लेते हैं। तभी आप रिट पिटीशन देख लीजिएगा हाई कोर्ट में जो फाइल होती है, तो उसमें हम 10-15 पार्टीज बना लेते हैं, सेक्रेटरी को भी पार्टी बना लेते हैं, आईजी को भी पार्टी। तो चले जाते हैं इतने इतने ऑफिसर्स को भी हम, क्योंकि जहां जहां हम जाते हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम उसको भी पार्टी बना देते हैं। तो जो भी आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर आपके पास रेमेडी अवेल है तो उसको आप पार्टी बना दीजिए। उसके बाद जो इलीगली डिटेन्ड है उसकी डिटेल्स आप लिखेंगे, जो प्रीवियस एप्लीकेशन में भी थी, ये आप देख सकते हैं इधर डिटेल्स। और एप्लीकेशन का टाइटल, ये भी सेम चीजें तकरीबन। फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स देख लेते हैं, तकरीबन इनके भी सेम ग्राउंड्स होते हैं।
पहला वाला जो है डॉक्ट्राइन हमने जो पढ़ी कि भाई ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, और क्यों बोनो, कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है वो भी हमने एस्टेब्लिश कर दिया। फिर हम अपनी स्टोरी बताएंगे, तो वैसे फोर्स जो भी आपकी रिलेटेड स्टोरी होगी, इसमें एक फोर्स्ड लेबर वाली स्टोरी है। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ गाँव में कि भाई कोई बंदा होता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई तुम मेरे साथ मेरे यहाँ 1 साल तक मजदूरी करोगे और ये तुम्हारे पैसे हैं। फिर 1 साल के ज्यादा हो जाता है, उसको फिर भी मजदूरी पे लगाया जाता है और उसको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते, तो वो क्या हो जाती है, वो फोर्स्ड लेबर के जिम्मे में आ जाती है। तो वो हमारे अब ये केस स्टडी उससे रिलेटेड है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वो उससे रिलेटेड है कि भाई इसको जो है फोर्स्ड लेबर के अंडर इसको रखा गया है, और हमारे एप्लीकेंट ने पुलिस को भी अप्रोच किया कि भाई ये हमारा मसला हल करे, लेकिन जो है हमारा कोई भी मसला हल नहीं किया गया। और हमारे जो डिटेन्यूज हैं वो विलेज वंकी जो भी है इधर उधर जो है कन्फाइंड है, और उससे फोर्स लेबर लिया जा रहा है, जो कानून की नज़रों में क्या है सही नहीं है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और हमारे जो डिटेन्यूज है उनकी जिंदगी इन जो भी बंदे हैं उनके रहमो करम पर है और खतरे में है। अगर ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई तो हो सकता है कि उनको मार दिया जाए, और फर्दर आगे में हम तब करेंगे, ये एप्लीकेशन सुनी जाएगी। सिंपल, तकरीबन दोनों एप्लीकेशंस का फॉर्मेट सेम है, ग्राउंड सिर्फ डिफरेंट है, क्योंकि स्टोरी डिफरेंट है तो ग्राउंड भी डिफरेंट होंगे, बाकी फॉर्मेट दोनों का तकरीबन सेम है। और इधर आपका एडवोकेट सिग्नेचर करेगा, और जो भी कोर्ट होगी हैदराबाद की होगी तो हैदराबाद, और तारीख आप लिख देंगे जो भी होगी। उसके बाद होगा एफिडेविट। एफिडेविट में मैं समझता हूँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि सेकंड मरतबा आ गया है आज। उसमें आप क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेंट होता है पहले तो टाइटल देते हैं, टाइटल के बाद जो एप्लीकेंट होता है उसकी सारी डिटेल्स देते हैं। ये मुमताज एप्लीकेंट है तो मुमताज की सारी डिटेल्स फर्स्ट में लिखते हैं कि भाई हम इस एप्लीकेशन के एप्लीकेंट हैं, और ये हमारी डायरेक्शंस पे मूव की गई है, और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मेरे इल्म के हिसाब से सच है। फिर वो सिग्नेचर करता है डिपोनेंट, और जो एडवोकेट होता है वो करता है फिर कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ। तो ये एप्लीकेशन हो गई प्राइवेट कस्टडी की। तो ये दोनों एप्लीकेशन हमारी हो गई। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, पब्लिक कस्टडी और प्राइवेट कस्टडी से रिलेटेड। कि भाई अगर आपका क्लाइंट, या क्लाइंट नहीं, अगर क्लाइंट आगे बनता है कस्टडी में आने के बाद, या कोई भी बंदा है सिटीजन है उसको इलीगली डिटेन किया गया है, अगर पुलिस करती है या कोई प्राइवेट बंदा, तो हमने वो देख ली कि भाई वो कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, वो हम फाइल करके अपने वो पर्सन को जो है रिलीज करा सकते हैं। तो हम आज का हमारा लेक्चर इधर कंप्लीट हुआ, तो अब जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इम्तियाज अली का सवाल है, ब्रांच में कोर्ट एफिडेविट चेक करेगा उसके बारे में, फिर FIR ATC क्या है, और एडवोकेट एक्ट है खुद को आज़ाद करता है, आई थिंक सर। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है इम्तियाज अली, कि वो क्या होता है, वकील एक अलग से ये एफिडेविट इस वजह से बनाते हैं ताकि वो खुद आज़ाद हो सके। आपने देखा होगा बेल में जब हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उधर भी वकील खुद को आज़ाद करवा रहा है। तो क्योंकि वकील का काम है रिप्रेजेंट करना, उसको का ये नहीं देखना कि भाई आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं, आप ने देखा होगा आपकी फैमिली में भी आपको कहते होंगे कि भाई वकील सारा दिन झूठ बोलते हैं, तो आप उसको जवाब एक दीजिएगा कि भाई हमारे यहाँ हर प्रोफेशन में ऐसा है। सपोज करें भाई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, कोई वुमेन आती है, वो उसके पेट में क्या है, बच्चा है, अब उसकी डिलीवरी करनी है। अब डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि भाई इसका फादर कहाँ है, इसका पेरेंट, ये नहीं देखेगा कि बच्चा लेजिटमेट है या इलेजिटमेट है, मतलब बच्चा जायज है या नाजायज बच्चा है, वो शादी के थ्रू आया है या किसी अफेयर के थ्रू आया है। डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर का काम क्या है, ऑपरेट करना और उस बच्चे को बचाना। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो रही है तो ठीक, वरना C सेक्शन कर देगा, ऑपरेशन जिसको बोलती। तो डॉक्टर अपना काम करेगा, तो वकील भी अपना काम करेगा। वकील का काम है रिप्रेजेंट करना अपने क्लाइंट को, चाहे वो फिर झूठ बोला है वो सच बोला है, हमारा काम नहीं है। हमें खुद रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हम अपनी हर हर चीज, जो भी स्टेप होता है, हम खुद को आजाद करवाते हैं कि भाई मेरा काम है रिप्रेजेंट करना, और जो भी अगर गलत इंफॉर्मेशन निकली मेरा क्लाइंट जिम्मेदार होगा, मैं नहीं होगा। अच्छा, अब्दुल्ला का सवाल है सर, 199 अमेंडमेंट के बाद हाई कोर्ट में सो मोटो जुस्टिक्शन ले ली गई है, क्या उसका असर रिट पे आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन डियर अब्दुल्ला, करंट से रिलेटेड है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैं एक न्यू स्लाइड बना लूँ। अच्छा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई है 26 अमेंडमेंट, अगर आप करंट से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा। पहले हमारी 25 अमेंडमेंट्स थी।
तो उसमें क्या डिसाइड किया गया है। जी जी इम्तियाज अली, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या किया गया है, पहले अब्दुल्ला ने जो बात बताई कि भाई ये रेड पिटीशन पे इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा। अब हर केस पे पड़ेगा, रेड पिटीशन हो या कोई और एप्लीकेशन हो, क्योंकि सो मोटो कर दिया गया है, खत्म। अब कोई भी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो अपने आप से कोई भी आर्डर नहीं निकलवा सकता। जो आप प्रेयर में मांग रहे हैं, सिर्फ वही मिलेगा आपको, सिर्फ वही मिलेगा। ओनली डेट विल बी ऑर्डर्ड। तो अब एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं मिलेगी। सपोज करें आपने प्रेयर में एक चीज मांग ली, लेकिन अगर आगे जाके हमें कोई और चीज पता चली, तो वो अगर जज समझता है कि ये सही है इसको अवार्ड करना, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि सो मोटो का पावर हो गया है खत्म। जैसे नॉर्मली क्या होता था, वो क्या हर केस में आपने सुना होगा भाई आईजी को बुला लिया। अब वो आईजी को नहीं बुला सकता, क्योंकि उसके पास अब पावर नहीं है सो मोटो का कि भाई जिसको चाहे वो कर ले, बुला ले, ऐसा कुछ। अब जो हम लिखेंगे केस में, वही होगा। हम कोई चीज मांग रहे हैं, अगर उसको लगता है कि भाई ये इसको मिलनी चाहिए, तो ठीक है, उससे ज्यादा हमें कोई चीज नहीं देगा, क्योंकि सो मोटो हो गया है, खत्म। तो ये आपका जो सवाल है अब्दुल्ला, कि भाई असर होगा, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत असर होगा। क्योंकि नॉर्मली रिट पिटिशंस में हम जब फाइल करते थे, तो कुछ केसेस में क्या होता था, कुछ पेयर्स हम नहीं मांगते थे, जजेस ऐसे ही जो है वो लिजिटमेट समझ के, लीगली समझ के हमको अवार्ड कर देते थे। तो अब वो अवार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाउंड हो चुके हैं 26 अमेंडमेंट के बाद। एक तो ये हमारा नुकसान है, दूसरा जैसे इम्तियाज अली ने पूछा कि भाई 26 अमेंडमेंट के बारे में बताओ, तो वो भी हम बता रहे हैं। उसके बाद उसने सवाल किया कि सर हम आईजी का लिखें तो आईजी को बुला सकते। जी बिल्कुल, अगर आप आईजी का लिखते हैं तो उसका बुला सकते हैं, लेकिन आप आईजी का तब लिखेंगे जब आपके, देखिए, आपका केस ऐसा हो। नॉर्मली आप देखें किसको बुला सकते हैं, नॉर्मली आप सीआरपीसी के तहत एसएचओ को बुला सकते हैं ना। तो अगर आप आईजी को बुलाएं लिखेंगे, तो आई वो जज साहब से पूछेगा कि भाई आप जो लिख रहे हैं, तो आप किस हिसाब से लिख रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, एएसआई या जो जो भी पुलिस वाला अगर नहीं सुन रहा, तो आप कहाँ जाएंगे, एसएचओ के पास जाएंगे। अगर वो नहीं सुन रहा, तो आप एसएचओ को कोर्ट में बुलवाएंगे। आईजी के पास जाने के लिए तो हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो नॉर्मली आप अगर लिखेंगे, तो फिर आपसे जस्टिफिकेशन जज मांगेगा। लेकिन पहले क्या होता था, जज अपने आप से सोमोटो लेके उसको बुला लेता था। हाँ, लुकमान कह रहा है कि अब तो पिटीशन में परमिशन भी नहीं दे रहा है कोर्ट पे सर। अब ये हो गया है कि जो रेड पिटीशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, तो उसके लिए अलग बेंच होगी। ये सिर्फ अपील्स चलाएंगे, क्रिमिनल की, सिविल की, फैमिली की, और जो रेवेन्यू हो गया, या जहाँ और कोई डिपार्टमेंट्स हो गए उनकी अपील हो गई, तो वो चलाएंगे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेंच बनेगी, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाएगी, वो चलाएगी। तो नॉर्मली अब हम जाएंगे, तो वो एक बेंच बनेगी, फिर वो चलाएगी, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाएगी बेंच। अच्छा, एडवोकेट नईम ने पूछा है कि केस से रिलेटेड ऑफिसर्स को तो बुला सकता है। जी बिल्कुल, केस से रिलेटेड जो भी हो, अगर आपका कोई जमीन का मसला है तो मुख्तियार कार को बुला सकती है। अगर आपका पुलिस का मसला है तो एसएचओ को, जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसको बुला सकती है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डियर अब्दुल्ला। जी बिल्कुल इम्तियाज अली, एसएसपी को भी अगर कंसर्न, जैसे अगर बड़े ऑफेंसेस हो गए, हमने पढ़ा था जो जिना का हो गया, या वो कौन सा था, ब्लेसफेमी का जो था, ब्लेसफेमी के केसेस में भी बुला सकते हैं एसएसपी को। बाकी नॉर्मल केसेस में एसएचओ को। ओके, थैंक यू सो मच डियर इम्तियाज अली। हाँ बिल्कुल, लुकमान ने सही बात कही है कि अब इनके पास सिर्फ जो सेशन कोर्ट के पावर्स नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो इसके असली पावर्स थे, तो वो तो इनसे छीन लिए गए हैं। असली इनके पास था कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, वो अब जुडिशल, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो बेंच बनाएगी, फिर वो सुनेगी। तो एक किस्म से वो अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते वो भी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको बेंच से निकाल दे, अगर वो ऐसे कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो एक किस्म की इंडिपेंडेंस वो जो है वो खत्म हो गई है। तो ये मेरे हिसाब से जो 26 अमेंडमेंट है, अब क्योंकि इसके कमेंट हम करेंगे तो हो सकता है मसला हो जाए। बहरहाल ये मेरे हिसाब से जो अमेंडमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको जो इसने क्या कर दिया है, वो एक किस्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब मसला क्या है, आप जब 2395 पढ़ेंगे, ये हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई कोई भी अमेंडमेंट आती है, तो आप उसको कोर्ट में जो है
उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते कि भाई ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि उनके पास पावर है, फुल फ्लेज पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो हम मसला ये आ गया है कि अब कोई भी अमेंडमेंट आती है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत हम बाउंड है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये लुकमान का सवाल है कि रूल नेसी का मतलब क्या है। रूल नेसी का मतलब होता है फाइनल ऑर्डर और फाइनल डिसीजन। ये नॉर्मली जो होते हैं जजेस उसको बोलते हैं, अनटिल एंड अनलेस इनको कोई क्या नहीं करता, चैलेंज नहीं करता। सपोज करें आपके फेवर में ऑर्डर आ गया है, तो वो फाइनल ऑर्डर हो गया। अगर मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मेरे आपके फेवर में आ गया, मेरे अगेंस्ट आ गया सेम ऑर्डर, तो ये हो गया फाइनल ऑर्डर, इसको हम बोल सकते हैं रूल नेसी। लेकिन अगर मैं इसको चैलेंज करूंगा तो फिर ये फाइनल ऑर्डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये चैलेंज हो गया है। तो इस हिसाब से कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो फाइनल होते हैं, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। आप आगे पढ़ेंगे, आप जो कुछ स्पेशल लॉज जो पार्लियामेंट पास करती है, तो जैसे हम पढ़ रहे थे शायद रेवेन्यू में या कुछ ऐसा लॉ पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था कि भाई ये फाइनल ऑर्डर होगा, इसकी कोई अपील नहीं होगी। तो ये क्या होगा, ये रूल नेसी हो गया, ये फाइनल ऑर्डर हो गया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल डियर इम्तियाज, ये बहुत गलत हुआ है, आपकी बात दुरुस्त है, ये जो अमेंडमेंट आई है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये कोई लॉ तो नहीं है इसका, लेकिन इससे लीगल प्रिंसिपल है जो फॉलो किया जाता है। जो जो भी आर्डर होता है वो फाइनल नेचर का अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं ये रूल नेसी का आर्डर है, रूल नेसी नेचर जो है आर्डर है। कुछ आर्डर से तो आप जब सिविल में सपोज करें, एक होता है अपीलेबल, दूसरा नॉन नॉन अपीलेबल आर्डर्स होते हैं। तो जो अपीलेबल है वो रूल नेसी आप नहीं कह सकते, जो अपीलेबल इस वजह से रूल नेसी नहीं है क्योंकि वो फाइनल आर्डर्स नहीं है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो इस हिसाब से वो टेम्पररी नेचर के हो गए। और बाकी जो नॉन अपीलेबल होते हैं वो आप बोल सकते हैं कि भाई ये फाइनल नेचर आर्डर है। अच्छा, आप जो 491 का आप इससे पूछ रहे हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है 491 से रिलेटेड। बाकी इसको मैंने जनरली पढ़ा था तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, और कोई सवाल हो तो काइंडली पूछें, वरना हम जो क्लास को वाइंड अप करें। ओके, थैंक यू सो मच डियर इम्तियाज। तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, और कोई आपको क्वेश्चन हो तो फिर आप अपकमिंग लेक्चर्स में पूछ लीजिएगा। जजाकल्ला, फी अमानिल्लाह।